Okay, good morning once again. So, welcome to all. The new topic is capital structure. Okay. In earlier video, we are discussed about the financial management, how the financial management is work in a different aspect of the finance. Okay. So today is a very important aspect is capital structure. कि what kind of capital structure business have? बिजनेस में किस तरह की कैपिटल स्ट्रक्चर होते हैं, एक कंपनी और एक फर्म किस तरह से अपनी कैपिटल को ऑर्गेनाइज करती है कि वो एक ऑप्टिमम लेवल हो, मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो हम जनरली ये कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर हो वो कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो कि हमारा जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस कुछ इतने हाई ना हो जाए कि हम उनको रिपे करने की इस सिचुएशन में ना रहे। तो जनरली आपने देखा होगा कि इस तरह की जो लायबिलिटी साइड्स होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, शेयर कैपिटल दी हुई होती है, 1000 इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड, क्योंकि 1000 इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए के हैं तो 10,000 इक्विटी शेयर हो गए। 500 10% प्रेफरेंशियल शेयर, 10% का मतलब है कि देयर इज अ डिविडेंड ऑफ 10%। ठीक है, इन शेयर्स को जब भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहां पे इनको 10% जो है डिविडेंड पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये 100 का ईच है तो ये 50,000 की ये हो गए। अगेन नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर इज 1005% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड, 1 लाख रुपए के डिवेंचर हो गए। बैंक लोन आप ले सकते हैं क्योंकि ये भी एक तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट करता है। इसकी कॉस्ट क्या होगी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक देता है। ठीक है, तो बैंक लोन हो गया 1 लाख रुपीस का, इधर बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,000 की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो 50,000 का है और इधर रिजर्व एंड सरप्लस दिया है 20,000। ठीक है, तो मोर ओवर यही एक जो क्वेश्चन है उसमें आपको सिचुएशंस मिलेगी, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो इसमें जो पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है वो है 1 2 3 4 5 and 6. These 6 items are related to the capital structure, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, आपका बैंक लोन, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आपका रिजर्व एंड सरप्लस जिसको हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। अब जो ये प्रॉफिट है इस प्रॉफिट में से क्या होगा, फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा या कर दिया होगा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वो सिचुएशन क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन होती है कि क्या कर रहा है। अगर यही आपके पास प्रॉफिट है तो आप इसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। ठीक है, जो मैं कल बात कर रहा था कि आपके पास कितना पैसा बचा हुआ है। अब ये जो 50,000 है इसमें से ये क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करेंगे, कुछ कंपनी में रखेंगे जो कि रिजर्व के फॉर्म में होगा और इस रिजर्व को हम अगेन इन्वेस्ट करेंगे। फिर कि अगर आपका जो है रेट ऑफ अर्निंग इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है कौन सी, इनकी कॉस्ट, इसको अर्न करने में जो कॉस्ट आई। अगर आपका रिटेन अर्निंग यानी कि रिटेन, अगर आपका जो अर्निंग है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न है, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो आप रिटेन अर्निंग ज्यादा करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी फर्म की वेल्थ को क्या होता है, इंक्रीज होती है। और अगर आपकी जो रेट ऑफ अर्निंग है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो आपके पास जो भी पैसा बचा है आप इसको जनरली फॉर्म जो भी इसके होल्डर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, ताकि कम से कम उनके पास कुछ पैसा बच सके, क्योंकि आपके पास इतने इस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप उनके फंड को जो है कुछ ज्यादा पैसा प्रोवाइड कर सको या अच्छी तरीके से उनको मैनेज कर सको। तो इसको हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंसर्न में, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। ये एक तरह का एक ऐसा स्टेप्स है जो कि आपकी फ्यूचर को डिसाइड करेगा कि आपकी कंपनी कहां तक जाने वाली है, कितने सक्सेसफुल रहने वाली है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज ऑफ यही आपको बाद में जाके क्या करेगा, पे बैक करेगा। अगर ये आपने बड़ा ऑप्टिम अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया तो आपके बिजनेस में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। और अगर ये आपका सही ढंग से मैनेज नहीं है तो इसका मतलब यू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है,
तो कैपिटल स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम बात करते हैं। अब बात आती है कि हम भाई इस स्ट्रक्चर को कौन से ऐसे बैरोमीटर्स हैं जिसके हिसाब से हमें बता सकें कि ये वाली सिचुएशन हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, या किस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहेंगे। तो उसके लिए आपको एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले जो है वो है नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपके बिजनेस का किस तरह का नेचर, व्हाट काइंड ऑफ नेचर यू हैव। आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके का बिजनेस है आपका, आप अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं, या किस तरीके का बिजनेस आपका, किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो बिजनेस आपका रिस्की है, इस तरह का है कि जिसमें ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, तो आप क्या करेंगे, जब रिस्क इन्वॉल्व है तो आप क्या करेंगे, डेट कैपिटल पे ज्यादा यूज करेंगे। क्योंकि रिस्क में ये है कि आपने किसी की कैपिटल अपनी जेब से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, उनका पैसा लिया और आपने अपने बिजनेस में लगा लिया, ठीक है। और अगर आपका बिजनेस कुछ इस तरीके का है कि नॉर्मल जो बिजनेस कंडीशंस है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर बना के देखने पड़ेंगे कि आपको इक्विटी। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल परमानेंट कैपिटल है, ठीक है। ये क्या होगी कि जब तक आपके फर्म रहेगी तब तक ये कैपिटल रहेगी, ठीक है। प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल भी परमानेंट होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज अ फिक्स टाइम लिमिट, ठीक है। अगर फिक्स टाइम लिमिट नहीं है, दूसरा इसमें क्या है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है। जैसे मैंने आपको बोला था कि 10% प्रेफरेंशियल शेयर, इसका मतलब आपको हर साल इसको 10% डिविडेंड देना है, ठीक है, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो ये लायबिलिटी फिक्स है, ये फिक्स लायबिलिटी नहीं है। इनके साथ आप कोई इस तरह का करार या इस तरह की कोई बात नहीं होती है कि हम आपको इतना रुपए देंगे ही देंगे। हाँ, ये जरूर होता है कि दीज आर द पार्टिसिपेटिंग कैपिटल। पार्टिसिपेटिंग कैपिटल का मतलब ये कि कोई भी डिसीजंस मेकिंग हो उसमें पार्टिसिपेट करने का काम करते हैं, कोई भी डिसीजन हो उसमें इनका रोल रहेगा। इसको हम इसलिए हम इसको पार्टिसिपेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं कि ये किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। प्रेफरेंशियल कैपिटल के साथ ये कोई सिचुएशन नहीं होती, वहां पे आप एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं, और कई बार ये क्या होते हैं, एक फिक्स टाइम के लिए होते हैं, 10 साल 20 साल, यानी कि 10 साल के बाद आपने इस पूरे पैसे को रिपे करना है। जैसे कि हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ा था रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कि आप डिवेंचर को किस तरह से रिडीम करेंगे, यानी कि जब उनका टाइम पूरा हो जाएगा, डिवेंचर और प्रेफरेंस का जब टाइम पूरा हो जाएगा तो आप उसको किस तरह से रिडीम करेंगे, उनका पैसा वापस करेंगे। दूसरी होती है डिवेंचर। तो डिवेंचर का भी क्या है, एक तो फिक्स टाइम लिमिट है, फिक्स टाइम लिमिट के लिए 10 साल 20 साल 25 साल 5 साल 7 साल, इस तरह का कोई भी एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि मैंने 5 साल के लिए आपसे उधार लिया, आपके पैसे आपको मैं क्या दूंगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, ठीक। आपको कोई मतलब नहीं कि मैं आपका पैसा कहाँ लगा रहा हूँ क्या रहा हूँ, आप मतलब मैं अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री हूँ, मैंने सिर्फ आपसे कैपिटल ली है, मैं आपकी कैपिटल को क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। आपको सिर्फ अपने इंटरेस्ट से मतलब है, मैं आपको एट द एंड ऑफ द ईयर फिक्स रेट से जितनी भी आपकी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट दे दूंगा। अब जब मैंने आपको इंटरेस्ट पे कर दिया, 5 साल या 10 साल बाद मुझे आपकी कैपिटल को वापस करना है, ठीक। इसी तरह बैंक लोन भी है, बैंक लोन की भी सेम क्वालिटी है, एक तो फिक्स टाइम के लिए मिलता है और एक उसका क्या है, एक टाइम लिमिट, सर्टेन टाइम लिमिट है कि साहब इतने समय के लिए आप बैंक लोन लेते हैं, है ना। तो अब इन सारी कैपिटल का क्या है, एक सर्टेन टाइम है और उस टाइम के बाद आप उनको रिपे कर देंगे। अब अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में ये तीनों चीजें हैं, तो एक टाइम के बाद जो आपकी कैपिटल है वो हो जाएगी जीरो, और जब आपकी कैपिटल, क्योंकि आप सारा रिपे कर चुके होंगे, और जब ये जीरो हो जाएगी तो आपकी फर्म हो जाएगी बंद। इसलिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी को यूज करते हैं, क्योंकि ये परमानेंट कैपिटल है और हमेशा रहती है, ठीक। और इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमने सपोज दैट इस साल हमने अपने डिवेंचर बेचे, तो फिर आप नए डिवेंचर इशू कर सकते हैं, ठीक है। वो आप दूसरी सिचुएशन में भी कर सकते हैं जब आप प्योरली डिवेंचर के बेसिस पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपने जिस दिन डिवेंचर इशू करे मार्केट में उसी दिन कोई खरीदने वाला मिल जाएगा,
ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी कंपनी की सिचुएशंस क्या है और आप किस तरह से काम करते हैं। ठीक, तो नेचर ऑफ द बिजनेस के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपकी जो है जो कैपिटल स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं वो इस तरह से बनाएं कि इन सब चीजों का समावेश उसमें इक्वली पार्टिसिपेट हो और आपका बिजनेस कंटिन्यू चलता रहे। ठीक है, तो जब भी आप किसी कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि भाई उसकी कैपिटल इस तरह की होनी चाहिए कि वो ये ना हो कि 5 साल बाद उसका बिजनेस ही बंद होने की कगार पे आ जाए, उसके पास कैपिटल ही नहीं है। ठीक, तो वो सब डिसाइडेड आप करेंगे और वो नेचर ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड। दूसरी चीज है स्टेबिलिटी इन इनकम या अर्निंग, कितनी स्टेबल है आपकी अर्निंग। ठीक है, आपको कंटिन्यू प्रॉफिट होता है या कंटिन्यू लॉस होता है, किस तरह का बिजनेस आप कर रहे हैं, ये तो डिसाइड करेगा कि आप उस तरह की कैपिटल का यूज करेंगे। लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ इनकम या स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग बहुत जरूरी है किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने। अगर आपके पास, अगर आप रोज मतलब हर बार आपको प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब है कि आपका बिजनेस अच्छी पोजीशन में है। अच्छी पोजीशन में है तो आपको इन्वेस्टर मिलेंगे, आपके पास रिटेन अर्निंग भी ज्यादा होगी। अब अगर आपके पास रिटेन अर्निंग ज्यादा है तो फिर आपको आउटसाइड कैपिटल लेने के लिए उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रिटेन अर्निंग का ही यूज कर सकते हैं, उस पोर्शन को यूज कर सकते हैं अपनी कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए। अगर आप अपने बिजनेस को स्पान करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पास पैसा पड़ा हुआ है और आपकी अर्निंग अगर अच्छी है, पैसा पड़ा हुआ है, तो आप अपने रिटेन अर्निंग का यूज कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस। ओके, और अगर आपके पास आपकी रिटेन अर्निंग अच्छी नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस करने पड़ेंगे, डिवेंचर इशू करने पड़ेंगे या शेयर इशू करने पड़ेंगे या प्रेफरेंशियल शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे। ठीक, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड या फिर कैपिटल रिक्वायर्ड। आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, इस चीज का आपने मेजरमेंट करना जरूरी है। ठीक है, मतलब जब भी आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे तो ये दिमाग में जरूर रखेंगे कि हमें कितने रुपए की जरूरत है। मतलब मैं अपनी कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है उस ऑथराइज कैपिटल को कितने रुपए की रखूं, फ्यूचर में मैं क्या इसकी कितना इसका, क्योंकि एक बार आपने जितने कैपिटल से कंपनी को अगर आपने क्या कर दिया है, रजिस्टर कर दिया, तो उससे ज्यादा वैल्यू आपकी हो नहीं सकती। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, उसके हिसाब से आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ठीक है, फोर्थ, ग्रोथ रेट। व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी तरह के आप अगर बिजनेस यूज कर रहे हैं तो उस बिजनेस में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज क्या है, आप किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं और कितनी ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि रैपिड ग्रोथ कर रहे हैं तो आप क्या है एक्सपेंशन करेंगे, आपको एक्सपेंशन करेंगे तो आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है तो आप क्या करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी, है ना। कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी तो लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, इन सब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, इन सब चीज की भी आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो आपको ये मेजर करना जरूरी है कि व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ वी हैव, किस तरह के मेरा ग्रोथ रेट चल रही है। ठीक, फिफ्थ चीज आपके पास आती है नेचर ऑफ इन्वेस्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो जिन भी लोगों ने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया है वो किस तरीके के हैं। इन्वेस्टर आर जनरली डिफरेंट टेस्ट, ठीक है, एंड ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, मॉडेस्ट इन्वेस्टमेंट लाइक द डिवेंचर एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स, व्हाई इन्वेस्टर इंक्रीज इन द speculations preference equity share. So a firm we have to use a variety of securities in order to the appeal to the various types of the investor. ठीक है, मतलब कि अब आपको ये जानना जरूरी है कि जो आपका इन्वेस्टर है whether they are interested to invest in preference capital, oblique debenture, or whether they are seeking for इक्विटी शेयर।
ठीक है, मार्केट में आपको ये जानना जरूरी है कि जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करने वाला है, वो इन्वेस्ट करने वाला एक्चुअली प्रेफरेंशियल में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, डेट कैपिटल यानी कि डिवेंचर में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, या फिर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। ठीक है, तीसरा और सॉरी नेक्स्ट छठा है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है कि जनरली क्या होता है कि जब आपकी बिजनेस जो है शुरू होती है, इनिशियल स्टेज में होती है, तो उस समय पे आपको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है उनको रिस्क लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि नया नया बिजनेस इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो नया नया बिजनेस इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास ज्यादा हो और डिवेंचर और इस तरह के आउटसाइडर लायबिलिटीज थोड़ा सा कम हो। बिकॉज ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटीज को आपको हर साल कुछ पेमेंट करना है, क्योंकि अगर आपका नया बिजनेस शुरू हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वो एकदम से प्रॉफिट गेन करे। इफ सच काइंड ऑफ कंडीशंस यू हैव, you haven't take a chances for that, na? You haven't that much of liquidity to pay the interest or dividend preferential shares or debentures. You're seeking for such kind of investment opportunities, those who are not bothering you that in so much. तो उस केस में क्या होती है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि इक्विटी शेयर कैपिटल पे ऊपर ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस होती है। ठीक, तो जनरली क्या है कि एक नॉर्मल रेशियो है कि ये इस तरह से करते हैं, 70 to 80% इक्विटी होती है एंड 30 to 20% आपके क्या होता है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब whether is a preferential share capital or whether is a debenture, because of the situation is same, आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर। ठीक, तो कंपनी इस हिसाब से काम करती है। क्यों? फिर दूसरा रीजन क्या है कि अगर ये इसी हिसाब से काम कर रही है और वो मार्केट में जब स्टेब्लिश हो जाती है, एक बार जब उनका नाम हो जाता है, कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो करना लग जाती है, तो फिर वो क्या सोचती हैं, इस पोर्शन को कम करने की सोचती हैं। इक्विटी वाले पोर्शन को इसलिए कम करने की सोचती हैं बिकॉज ऑफ दे आर कॉस्टली। इन जितने भी आपके ये रिसोर्सेस हैं, जितने भी ये सोर्सेस हैं कैपिटल के, इनमें सबसे महंगी कैपिटल है इक्विटी। क्यों? क्योंकि एक तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज्यादा होंगे, लार्ज होंगे, तो उतना आपका ब्रोकरेज ज्यादा होगा, आपका पोस्टेज ज्यादा होगा, क्योंकि आप शेयर खरीद रहे हैं तो उसका खर्चा अलग होगा। तो ये जनरली आपको इक्विटी शेयर कैपिटल महंगी पड़ती है, लेकिन लोग उसमें इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ये नेचर परमानेंट है, और दूसरा इसमें उसके बाद कोई खर्चा नहीं है। मतलब अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, और नहीं हुआ तो आपने नहीं करा, सीधी सी बात, इस तरह का कोई नहीं। लेकिन इसको रिटेन करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, इस कंपनी इस तरह की कैपिटल में आपको खर्चे ज्यादा देने पड़ते हैं। ये जबकि डिवेंचर क्या है, अगर आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो आप एक आदमी से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इक्विटी की बात करें तो आप उस 10 लाख के लिए आपको क्या करना है, 10,000 शेयर बनाने पड़ेंगे, 100 का एक शेयर बनाए, यानी कि 10,000 लोगों से बात करनी पड़ेगी, फिर वो आपको क्या देंगे, पैसा देंगे। तो उस सब में क्या है, ज्यादा खर्चे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन। पर हाँ, उसका फायदा ये है कि वो फिक्स है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि दे आर पोकिंग देयर नोज ऑन डिसीजंस मेकिंग। ये आपकी कोई भी डिसीजन मेकिंग हो तो उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स की सहमति जरूरी है। ये आपको बार बार क्या करेंगे, दिक्कत करेंगे। आप जो अगर कोई वाइज कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई बोल्ड डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो वो पहले ये देखेंगे कि इसमें हमें नुकसान है या फायदा है। ठीक है, तो वो ज्यादा रिस्क आपको लेने नहीं देते। तो इस वजह से कंपनी क्या करती है, फिर जब उसके बाद स्टेबल होगी तो वो इस पोर्शन को ट्रेड करना शुरू कर देती है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रहेगी आपकी 100%। सपोज अगर आपके पास 1 करोड़ की शेयर कैप वो है, कैपिटल स्ट्रक्चर आपका टोटल है 1 करोड़, उस 1 करोड़ में आपने 80 लाख रुपीज जो है वो इक्विटी है, और 20 लाख रुपीज जो है क्या है, डेब्ट कैपिटल। अब आप स्टेब्लिश्ड हो गए अच्छी तरीके के मार्केट में, 2-4 साल आपको हो गए, प्रॉफिट होने लग गया। अब आपने क्या करके इस इक्विटी के पोर्शन को कम करा, अब आप इसको लिया है 70 लाख पे, और डेट आपने बढ़ा दी 30 लाख। देखो है 30 का, लेकिन आपने डेट इक्विटी का पोर्शन कम करके डेट का पोर्शन बढ़ा दिया। तो ऐसे वाइस वर्सा आप क्या करेंगे, इस पोर्शन को कम करते हैं और इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, ट्रेडिंग। उसका फायदा क्या है कि जब भी आप डिविडेंड वाले को इंटरेस्ट पे करेंगे तो इनकम टैक्स में उसकी छूट मिलेगी।
तो एक आपको वहां इनकम टैक्स में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा आपका उससे प्रॉफिट भी कम होता है, क्योंकि आप क्या करते हो, उसको सीधे उतना पेमेंट करते हो, तो प्रॉफिट में से उतने रुपए आपके माइनस हो जाते हैं। तो उतने रुपए माइनस हो जाएंगे तो आपको उतना टैक्स कम देना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे क्या है कि ये इजी है, आपने पैसा लिया, अपना काम किया, उसके बाद उसको पैसे वापस दे दीजिए, आपको फायदा होगा, तो उसमें सीधे सीधे हिसाब किताब। इसलिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी ज्यादातर फर्म्स क्या करती हैं, यूज करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपनी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको हम यूज करते हैं। एक और इसमें लिख सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यू हैव, मतलब ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं जहां से आप अपनी कैपिटल को ले सकते हैं। तो वो भी एक डिपेंड करता है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर कि आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट का किस तरह का, अगर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उनके पास, या फिर वो स्टेबल हैं, ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, मॉडरेट हैं, धीरे धीरे काम करना चाह रहे हैं, तो ये उस मतलब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर उनका भी इंप्रेशन रहता है कि जो डिसीजंस मेकर हैं वो किस तरह के हैं। अगर वो रिस्क बियरिंग है तो वो आपको डेट कैपिटल पे ज्यादा काम करने को बोलेंगे, इक्विटी पे कम बोलेंगे, क्योंकि इक्विटी पे आपको ज्यादा कॉस्ट पड़ती है। डेट पे आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पैसा लिया, काम किया, फिर पैसा वापस दे दिया। लेकिन डेट में, इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या है कि आपको पैसा लेना है, फिर जिनसे आपने पैसा लिया उनसे डिस्कस भी करना है कि हम ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू गोइंग ऑन फॉर द सेलेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप कैपिटल स्ट्रक्चर, ये तो हो गया कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आप कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर या तो आप केवल इक्विटी बना दें, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस कर सकते हैं। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, इक्विटी प्लस प्रेफरेंशियल शेयर्स प्लस डिवेंचर। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, इक्विटी प्लस प्रेफरेंशियल शेयर्स प्लस डिवेंचर प्लस बैंक लोन। ठीक है, चौथा आप क्या कर सकते हैं, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस डिवेंचर प्लस बैंक लोन प्लस रिटेन अर्निंग, यानी कि जो आपके पास पैसा है। तो इस तरह से 4-5 तरीके का आप कैपिटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मे भी मतलब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर इन सब चीजों को लेके हो सकता है। ठीक है, अब आपने कैपिटल स्ट्रक्चर तो बना लिया, सब कुछ काम कर लिया, लेकिन अगर सिचुएशंस ऐसी हो रही है कि आपकी फर्म उतना ग्रो नहीं कर पा रही है जितना कि उसको करना चाहिए था, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी अपनी फर्म को लेके, वो आपकी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो अब उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस सिचुएशंस को हम कहते हैं कि भैया ये किस तरह का कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, अंडर कैपिटलाइजेशन है या ओवर कैपिटलाइजेशन है, किस तरह की सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं। तो 2 तरह के कैपिटलाइजेशंस होते हैं, एक होता है ओवर कैपिटलाइजेशन, दूसरा होता है अंडर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, 2 चीजें यूज होती हैं, या तो आप अंडर कैपिटलाइजेशन को फेस कर रहे होते हैं या आप ओवर कैपिटलाइजेशन को फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि भाई साहब आपके पास जो है क्या है, कैपिटल ज्यादा है। ठीक है, यानी सिचुएशन क्या है, अनलिमिटेड कैपिटल, यानी कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। देयर इज नो स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल, आपके पास पूरी कैपिटल पड़ी हुई है। बट सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि रेट ऑफ अर्निंग इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये हो गया ओवर कैपिटलाइजेशन। आपके पास कैपिटल पूरी है, एडिक्वेट कैपिटल है, जितनी आपको चाहिए उतनी कैपिटल अवेलेबल है,
लेकिन क्या है कि जो रेट ऑफ अर्निंग है, जिस हिसाब से आपको अर्न होना चाहिए था उस हिसाब से आपको अर्न नहीं हो रहा है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है। ये मैं जो पहले आपको बताया, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मोर देन कॉस्ट ऑफ अर्निंग। आर भी लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कॉस्ट ज्यादा है आपके रेट ऑफ अर्निंग से, जितना आपको मिल रहा है उससे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से आपने अपने रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए उस तरह से आप यूज नहीं कर रहे हैं। आपके पास कैपिटल तो पूरी है, लेकिन आप उसको इस तरह इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे कि ये इसको मैच करे। यानी कि जब आपने अपनी कैपिटल को लिया वो रेट ज्यादा है, और जिस रेट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रेट आपका कम है। कैपिटल तो पूरी है आपके पास, लेकिन सिचुएशन ये है। अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है? इसका मतलब लो कैपिटल फंड, आपके पास कैपिटल फंड की कमी है, बट कॉस्ट ऑफ रिटेन रेट ऑफ अर्निंग इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपका अर्निंग रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है। यानी कि आप किसी सोर्स में पैसा लगा रहे हैं तो वहां 15% रिटर्न मिल रहा है, और जो आपने अपनी कैपिटल को लिया है वो आपने 10% के हिसाब से लिया। यहां सिचुएशन क्या है कि ये आपने 10% है और जो रेट ऑफ अर्निंग है वो 8% है। यानी कि आप तो दे रहे हैं 10 रुपए, लेकिन आप कमा रहे हैं सिर्फ 8 रुपए। यहां आप कमा रहे हैं 15 रुपए, दे रहे हैं सिर्फ 10 रुपए। लेकिन सिचुएशन क्या है, यहां आपके पास कैपिटल नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यहां आपके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है। देयर इज नो लैक ऑफ कैपिटल, बट यू हैव नॉट सच काइंड ऑफ दैट फंड वेयर यू गॉट मोर रिटर्न, और रिटर्न मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और हर्डल रेट्स, जिसको हम हर्डल रेट्स भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा आपको रिटर्न मिल नहीं रहा है, इसलिए आप लॉस में जा रहे हैं। यहां आपको प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन आपके पास इतने सारे फंड है नहीं कि आप उसमें और पैसा डाल सके और प्रॉफिट को गेन कर सके। ठीक है, अब यानी कि जो अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन वाली सिचुएशंस है वो आपको क्या कहती है? उसका मतलब देयर इज अ लोअर रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे आपका लो रेट ऑफ रिटर्न है, यहाँ आपके पास है हाई रेट ऑफ अर्निंग। ठीक है, ये है कैपिटल वैल्यू ऑफ शेयर इज रिड्यूस। क्यों? क्योंकि जब आपके पास क्या है, आपको तो देने हैं 10 रुपए और आप कमा रहे हैं 8 रुपए, तो आप ये 2 रुपए कहां से देंगे? ये 2 रुपए आप देंगे कैपिटल से, जो आपकी कैपिटल है उसको बेचेंगे, उससे पैसा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, आपके पास रिटेन अर्निंग बहुत ज्यादा है क्योंकि आप इनकम ज्यादा कमा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको 15 रुपए मिल रहे हैं, तो इससे कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप जो है अपनी कैपिटल में ही जमा कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है और इरेगुलरेशन ऑफ द इनकम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपके इनकम जो है रेगुलर है और सर्टेन है। कैपिटल वैल्यू ऑफ द शेयर इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी क्योंकि ये 5 रुपए यहाँ जमा होते रहेंगे, ये 5% यहाँ जमा होता रहेगा, तो वैल्यू ऑफ शेयर इज इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, वाइड फ्लक्चुएशंस ऑफ द मार्केट वैल्यू एंड सच काइंड ऑफ शेयर्स इज दिस सिचुएशंस में। ठीक है जी, नाउ क्या होगा? टू क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द सच कंपनी इज रिड्यूस। इस सिचुएशन में जो कंपनी की क्रेडिट वर्थनेस है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, मेंटेनेंस, रिन्यूअल्स एंड रिप्लेसमेंट प्रोग्राम्स आर सस्पेंडेड। जो भी आप करना चाहें कंपनी में, मेंटेनेंस वगैरह, वो सब कम, क्योंकि आपके पास फंड है ही नहीं। 2 रुपए तो आप यहाँ लोगों को दे रहे हो अपनी जेब से। ठीक है, तो जब 2 रुपए अपने जेब से दे रहे हो तो फिर कंपनी के लिए क्या काम करोगे? कुछ भी नहीं। ठीक है, एक्सेट्रा। मोरल ऑफ द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉइज इज लो। इससे क्या होगा कि मैनेजर और लोअर, उनका जो मोरल है वो लो हो जाएगा। उस सिचुएशन में क्या है कि द रिजर्व ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन इज ट्रू। ठीक है, ओवर कैपिटलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, फिर वहां से ये रिवर्स हो जाएगा ओवर कैपिटलाइजेशन का। क्यों हो जाएगा रिवर्स? इट्स इंक्लूड द मैनेजमेंट टू बिल्ड अप द सीक्रेट रिजर्व एंड अंडरस्टेट द अर्निंग। द हाई रेट ऑफ अर्निंग per shares may be increase. The employee demands is high shares in the increase profit of the company. इससे क्या होगा कि जब लोगों को पता चलेगा कि जी इस कंपनी में तो क्या है, रेट ऑफ अर्निंग ज्यादा है, आपके एम्प्लॉइज को पता लगेगा रेट ऑफ अर्निंग ज्यादा है,
तो जब रेट ऑफ अर्निंग ज्यादा है तो इंप्लॉइज का मोरल भी हाई होगा। मोरल हाई होगा तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, एक सीक्रेट रिजर्व बनाने की जरूरत पड़ेगी आपके मैनेजमेंट। सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत पड़ जाएगी। आपका मैनेजमेंट उस सीक्रेट रिजर्व को बना सकते हैं और उसको फिर री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। यहाँ पे सिचुएशंस आपके कंट्रोल में है। एक्चुअली में जो शेयर की वैल्यू है वो उसके आपके मार्केट वैल्यू उससे कई ज्यादा है। एक्चुअल जो मतलब बुक वैल्यू जो आपके शेयर्स की है उससे ज्यादा आपके पास मार्केट वैल्यू हो जाएगी शेयर्स की। ठीक है, तो अब इससे सोसाइटी को क्या है, द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट आर अफेक्टेड इस सिचुएशन में, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। ठीक है, द लॉन्ग रन सच कंसर्न्स आर inadequate, loss of employees and well for the product capacity। आपके पास जो है एम्प्लॉय आपको छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, आपका प्रोडक्शन लेवल डाउन हो जाएगा, प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे तो फर्म आपकी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इस सिचुएशन में द कंज्यूमर आर नॉट टू बेनिफिटेड इवन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में क्या होगा, कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी इनकम कर रही है, इंक्रीज कर रही है, रेट कर रही है, ग्रोथ कर रही है। तो उस सिचुएशन का एक्चुअली किसको फायदा मिलता है, मैनेजमेंट बिल्ड अप द रिजर्व एक्सेट्रा, द गवर्नमेंट कैन चेंज द एक्सेस प्रॉफिट टैक्स फॉर सच कंपनी। तो गवर्नमेंट इस तरह की कंपनी पे एक्सेस टैक्स लगा सकती है, क्योंकि आपका प्रॉफिट का रेट ज्यादा है। प्रॉफिट का रेट ज्यादा है तो उससे एक्चुअली में कस्टमर को कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि आप अपने ब्रांड के वैल्यू गिराएंगे नहीं। आपको पता है मार्केट में मेरा नाम चल रहा है, मेरी कंपनी पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसका एक रेपो क्या करना चाहते हैं, सेट ब्रांड जो है वो आपका एक सेट हो जाएगा। तो आप एक लेवल से नीचे नहीं आ सकते प्राइस, बल्कि आप उससे ऊपर ही चलेंगे, क्योंकि आपकी डिमांड मार्केट में ज्यादा बढ़ रही है, आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, कंपनी की वर्थ बढ़ रही है। कंपनी की वर्थ जब भी आपकी इंक्रीज करेगी, आपका मार्केट शेयर्स बढ़ेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ने की वजह से आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इसका मतलब आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो हम इन दो सिचुएशंस में पढ़ सकते हैं। जब अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कोई अच्छी तरीके से ना हो तो इन दोनों सिचुएशन पे हम पढ़ सकते हैं। यहां पे आपको क्या चाहिए, यहां पे आपको कैपिटल चाहिए, जिस कैपिटल को कि आप इन्वेस्ट कर सकें। आप अपनी रिटेन अर्निंग का ही यूज कर पा रहे हैं। यहाँ पे आपके पास इतने फंड नहीं है कि आप उनसे पैसे बना सकें और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर। ये जरूरी नहीं कि डिविडेंड ज्यादा देंगे इस सिचुएशन में। हो सकता है वो बोले कि भाई यहाँ प्रॉफिट ज्यादा है, मैं डिविडेंड नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास शेयर नहीं है, मैं चाहता हूं कि हम यहाँ पैसा लगाएं तो आपको 5% ज्यादा मिलेगा। तो आप अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड देने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करते हैं, उस पैसे को रिटेन करते हैं, फिर उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि उसमें आपके पास फंड अवेलेबल नहीं है। इसने कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया, लेकिन क्या है, इन्वेस्टमेंट से जगह से नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास फंड की कमी नहीं है। बस कमी है तो किसकी, सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जहां उसको ज्यादा अर्निंग मिले, तो इसको ज्यादा अर्निंग नहीं हो पा रही है। तो हम इन दोनों सिचुएशन में पढ़ सकते हैं, इसलिए हमें यूज करना पड़ता है क्या, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। हमें यूज करना पड़ता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब जहां भी की सिचुएशन आपको पता हो कि भाई मेरा जो बिजनेस है, जो मैंने अभी अर्लियर पॉइंट बताए, आप उन पॉइंट को अच्छी तरीके से स्टडी करें, उसी के बाद अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करें कि मुझे अपना कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह का बनाना है। ठीक है, ओके। तो दैट्स ऑल इन फॉर द टुडे, so we meet in the next videos. Okay, thank you.